आगे बढ़ रहा है। ऐसे अवसर पर हम हमारे युवा सांसद राजस्थान से आए हुए राजकुमार लोध जी का हम स्वागत करते अभिवादन करते। सभी साथियों को जय जोहार। आदिवासी समन्वय मंच भारत एंड बुकवेट फेडरेशन गोवा की तरफ से राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस पे आयोजित इस कार्यक्रम में भारत देश के मूल बीज आदोआद के धनी, इस देश के मूल निवासी, इस देश के मूलवासी, मूल बीज सभी राज्यों से पहुंचे हुए और इस देश के अंदर आदिवासी समुदाय के समस्त समूहों को मेरी ओर से जोहार अभिनंदन करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले स्थानीय आयोजक साथी गोवा के और इस मंच को बनाने वाले सारे बुद्धिजीवी समाज सेवियों को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पे लाने का काम किया। आज देश में आदिवासी समाज की क्या स्थिति है, क्या समस्या आ रही है, कहां कहां अत्याचार शोषण हो रहा है और आदिवासी समाज के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको लेके विभिन्न वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आज जो स्थिति बनी हुई है आदिवासी समाज की, इससे हमें कैसे निपटना है और ये देश का मूल बीज है, इस देश का मूल मालिक है, लेकिन भारत देश के अंदर सभी समुदायों में देखा जाए तो सबसे कमजोर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सबसे कमजोर समुदाय बन के बैठे हुए हैं हम। ये सच्चाई है, सच्चाई को हमें स्वीकार करना। इस देश के अंदर अनेक आदिवासी संगठन बने हुए हैं। पूरे देश के अंदर 2011 की जनगणना के हिसाब से कहे कि 12-13 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय परिवार की संख्या है। 713 या 714 के आसपास गोंड है, भील है, बिलागा है, डामोर है, करासिया है, संथाल है, इस तरह से 713-14 के आसपास समूह है और संख्या बताई मैंने 12 से 13 करोड़ 2011 की जनगणना के हिसाब से। और आज की तारीख में देखे कागजी रिकॉर्डली 16 से 17 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय होंगे, 16 करोड़ के आसपास। और कई आदिवासी समुदाय हैं जो अनेक धर्मों में जाने के कारण या अपनी मूल संस्कृति को भूलने के कारण या अपना इतिहास भूलने के कारण ओबीसी में भी है, सामान्य में भी है, एससी में भी है। धर्म की बात करें, आदिवासी हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, पारसी भी है, जैन भी है। और इतनी जनसंख्या है, इन आदिवासी समाज के उद्धार के लिए, अधिकार के लिए, शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए नाना करते 7-8 हजार संगठन बने हुए होंगे पूरे देश के अंदर। हर राज्य में 100-200 संगठन आदिवासी समाज के मिल गए। और आज जो समस्या है वो समस्या बढ़ती ही जा रही है, ना कि समाधान हो रहा है। विस्थापन बढ़ता ही जा रहा है, शोषण अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हम ये बात अलग है कि कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी या कुछ हमारे जैसे नेता बनते, लेकिन अधिकतम जो संख्या है वो पिछड़ती ही जा रही है। हर मंच पे, हर जगह आदिवासी समाज के अधिकारों को लेके, इतिहास को लेके, संस्कृति को लेके, उसके संरक्षण और उसको प्राप्त करने को लेके हम लोग लड़ते रहते हैं। लड़ना चाहिए, प्रयास भी सब कर रहे हैं।
लेकिन एक सवाल है, हमें रिजल्ट कितना परसेंट मिल रहा है, परिणाम कितना परसेंट मिल रहा है। इस देश के अंदर कई अन्य समाज भी हैं और आदिवासी समाज ऐसा समाज है वो सभी समाजों का सम्मान करता है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा कितना संघर्ष इस देश के अंदर कौन सा अन्य समाज करता है। कुछ भी बात होती है, एक छोटा सा आंदोलन हो जाता है दो तीन घंटे के लिए और उनकी समस्या मीडिया उठा लेती है, सरकार उठा लेती है, समाधान हो जाता है। और हमारे भाई तो 3-3 साल तक संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। मैं जहां तक समझता हूं, हो सकता है वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन आदिवासी समुदाय अगर प्रताड़ित है, आदिवासी समुदाय विस्थापित हो रहा है, आदिवासी समुदाय पे अत्याचार, शोषण, भेदभाव हो रहा है, आदिवासी समुदाय के लिए संविधान के अंदर जो अधिकार है अगर वो नहीं मिल रहे हैं, उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम स्वयं दूसरों को गाली देंगे अच्छी बात है, कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, कुछ अन्य समाज भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय पे शोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन शोषण करने वाले से ज्यादा शोषण सहने वाला जिम्मेदार है, जो हम स्वयं हैं। और शोषण जो सह रहा है वो ज्यादा जिम्मेदार है, और जिसपे शोषण हो रहा है उस समुदाय का अन्य परिवार जो बैठा हुआ है कि इसकी बारी है मेरी बारी नहीं है, वो भी जिम्मेदार है। हमें कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय को ठगा जा रहा है, आदिवासी समुदाय को अलग अलग बेनिफिट की तरफ आके संगठन आके मूर्ख बनाते। अशोक दादा कह रहे थे कि हमें मूर्ख बनाया जाता है, ये सच्चाई है, लेकिन मूर्ख बनाने वाले से ज्यादा मूर्ख बनने वाले जिम्मेदार हैं। मूर्ख बनाने वाला अपना काम कर रहा है अपने समुदाय, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, वो गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत तो हम स्वयं ही, हम मूर्ख बन रहे हैं। और जब तक ये हम स्वीकार नहीं करेंगे उद्धार नहीं होगा। आज मैं एमपी बन गया, मैं पहले विधायक था, मैं कुछ और भी बन जाऊंगा, आप भी आज आगे कल फिर चले जाएंगे, लेकिन समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि हमको हमारा खुद का जड़, हमारा खुद का मूल, हमारा खुद का इतिहास नहीं पता है। सबसे पहले हमारा इतिहास नहीं पता है हम सबको, और इसका ताजा उदाहरण है, कई साथी कहते हैं हम एसटी हैं लेकिन आदिवासी नहीं, कई कहते हैं हम तो भील हैं लेकिन आदिवासी नहीं है, कई जने कहते हैं हम तो भील है, बिलाला में, हम तो भील नहीं है, कोई कहेंगे हम तो सिसोदिया, हम तो आदिवासी नहीं है। हमारा मूल क्या है? हर आदिवासी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी को आदिवासी समुदाय का ज्यादा तो नहीं 500 साल का इतिहास ही जानना जरूरी। कम से कम 500 साल पहले हमारे मूल, हमारा जड़ क्या था। और जब तक आप इतिहास को नहीं जानोगे, खुद को नहीं पहचान पाओगे, और खुद को नहीं पहचान पाओगे, आत्मविश्वास नहीं जगेगा, और आत्मविश्वास नहीं जगेगा तो आप लड़ नहीं पाओगे। नहीं पता है हम सब, हमें 7-7, 8-8 हजार साल पुरानी काल्पनिक बात पता है। महाभारत में युद्ध हो रहा था, टायर निकल गया, किसने गोली डाल दी उस टायर में ताकि टायर चलता रहे, सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? यस पता है। रावण सीता जी को उठा के लेके कौन सी वाटिका में रखा? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में रखा, सबको पता है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन 8 हजार साल पहले की जो घटना है उसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन मेरे पुरखों पे 300 साल पहले क्या हुआ था वो नहीं पता। और हम कह रहे हम समझदार हो गए, हम ज्ञानी हो गए, यही मान रहे हैं। 300 साल पहले हमारे पुरखे कौन थे, कहां से आए, उन पे क्या अत्याचार हुआ वो नहीं पता है, लेकिन 8 हजार साल 6 हजार साल पुराने कहां से कौन उठाया, कहां कौन रखा, कहां टायर पंक्चर हो गया, कहां गोली डाली वो पता है। लेकिन 300-400 साल पुराना
आदिवासी समुदाय पे कहां अत्याचार हुआ वो नहीं पता। मैं सुन रहा था, मैं भी कहता हूं कि आदिवासी समुदाय को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा ही मात्र। कल कुछ साथी कह रहे थे, बात भी सही है कि शिक्षा वहां शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कौन सी वाली शिक्षा? किताबों के अंदर जो मनोवादी ताकतें एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर बैठ के तय करती है कि देश की आम आदिवासी दलित पिछड़ों को कौन क्या पढ़ाना है, वो पढ़ाना है जो उनको हमेशा मानसिक गुलाम बनाए रखे, वो हमें पढ़ाया जाता है। हम कह रहे हैं शिक्षित होना है, बिल्कुल होना है, लेकिन हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम क्या पढ़ेंगे, ये तय कौन कर रहा है? ये तय वो शक्तियां कर रही हैं, वो ताकतें कर रही हैं जिन्होंने आदिवासी समुदाय पे हमेशा अत्याचार शोषण किया। तो अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो शिक्षित होना है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि जो पाठ्यक्रम में जो मटेरियल आ रहा है, पहली क्लास से लगा के 12वीं या कॉलेज तक, उस पाठ्यक्रम पे भी मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। तो फिर आप कहोगे करना क्या है? जहां तक हमने देखा, हम पिछले 10 साल का डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार या सभी राज्य सरकारों ने पाठ्यक्रम में कहां संशोधन किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आदिवासी समुदाय के इतिहास, आदिवासी समुदाय के अधिकार व आदिवासी संस्कृति को इन पाठ्यक्रमों से हटाने का काम हुआ है पिछले 10 से 15 सालों के अंदर, न कि जोड़ा है। तो वो शिक्षा होगी। अब वो शिक्षा ग्रहण करके हमारे समाज का आदमी अधिकारी बन जाएगा, कर्मचारी बन जाएगा, क्या वो समाज के भलाई के लिए सोचेगा? वो अधिकारी कर्मचारी बन गया, नेता बन गया, कहीं चला गया, वो दूसरे लोग कह देंगे यार आप तो आदिवासी लगते ही नहीं हो, और वो गर्व से सीना चौड़ा कर देगा। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। मैं भी विधायक बन के गया था जयपुर, कई लोगों ने कहा, क्योंकि आदिवासी की आवाज बन के काम करते थे, और हम उस भट्टी से आते हैं जहां पर वो थप के आते हैं, उस भट्टी से आते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि आप तो आदिवासी समुदाय से आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, तो आप तो आदिवासी लगते ही क्यों? मैंने कहा आदिवासी क्या सिर होते हैं? सिर होते हैं क्यों? और ये सच्चाई है कि हमारे समाज के कुछ पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं को कुछ लोग कह देते हैं कि आप तो आदिवासी लगते ही नहीं हो, और वो खुश हो जाता है और सीना चौड़ा कर लेता है। क्या वो समाज का भला करेंगे? पाठ्यक्रम तो शिक्षा की जो बात आती है, पहली शिक्षा पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा, पहली शिक्षा पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा, सेकंड नंबर पाठ्यक्रम वाली शिक्षा, क्योंकि पाठ्यक्रम पढ़ के हमें पास होना है, नौकरी भी लगना तो है ही, नेता भी बनना। तीसरे नंबर का एजुकेशन, वो एजुकेशन जो वास्तविक हमारा इतिहास है, जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, वो ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, इन सामाजिक योद्धाओं के माध्यम से रिसर्च किया हुआ जो आपको मिलेगा, वो आपको प्राप्त करना। हमारे बच्चों को 3 प्रकार का एजुकेशन देने की जरूरत है। पहला एजुकेशन पारिवारिक और सामाजिक, जो आज नगण्य हो चुका है। दूसरा पाठ्यक्रम वाला तो मिल ही रहा है। तीसरा जो रिसर्च करना है, जो संवैधानिक अधिकार हो, इतिहास हो, कल्चर हो, ये तीनों प्रकार का एजुकेशन जिस परिवार में, जिस समाज में या जिस बच्चे में आएगा, वही आने वाले समय में समाज के लिए तत्पर होकर लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अगर ये एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, सिर्फ किताबी पाठ्यक्रम वाला ही प्राप्त किया, तो भले वो अधिकारी बन जाएगा, नेता बन जाएगा, लेकिन आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, वो आपके खिलाफ लड़ेगा, वो क्योंकि इनका मानसिक गुलाम हो जाता है। हम कई बार कहते हैं कि समाज के अंदर जो पैरों से, शरीर से विकलांग हो गया है, उसका इलाज कर सकते हैं डॉक्टर, लेकिन यहां से विकलांग हो जाता है, उसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि वो दिखता भी बहुत लेट है। और हमारे समाज के जो अधिकारी, कर्मचारी, नेता वर्ग सब आ गए, उस पे मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम कुछ संगठन करते हैं, जो बाज की तरह निगाहें फाड़ के रखते हैं, और वो देखते हैं कि समाज के अंदर कौन सा क्वालिटी वाला निकल रहा है, उसको डोज देते रहते हैं मानसिक बीमार करने का, और मानसिक बीमार विकलांग हो जाता है पूर्ण रूप से, और वो व्यक्ति हमारे ही समाज के खिलाफ लड़ता है। और यही हो रहा है। आप सामाजिक संगठन आप देखते होंगे, आपको फील्ड में सबसे पहले आपको किससे टकराना है,
क्या आपको रोकने का काम दूसरा समाज का व्यक्ति कर रहा है क्या? हमारे ही समाज का व्यक्ति जो किसी और के द्वारा मानसिक कोशिश किया गया है, हथियार के रूप में इसको यूज किया जाता है और उससे लड़ा जाता है। मैं कहता हूं हमें ऐसी विचारधारा से लोग तैयार करने हैं, भले वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन उसके अंदर दम होना चाहिए। उस राष्ट्रीय पार्टी के अंदर रह के ये बोल सके कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, ये बोलने की हिम्मत बड़ा नेता चाहिए। ये बोल सके दूसरी पार्टी में रह के कि आदिवासी मूल मालिक है और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार लागू होने चाहिए। 6 शेड्यूल हो, 5 शेड्यूल हो, रिजर्वेशन हो, लागू होने चाहिए। पैसा कानून लागू होना चाहिए और ये कहने वाला चाहिए कि आदिवासी धर्म पूर्वी है। सभी धर्मों से पूर्व आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति थी और आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति आदिवासी समुदाय की संस्कृति से अन्य धर्मों ने कॉपी करके कई धर्मों का इन आधार निर्माण हुआ है। उन सबका बाप है, ये कहने वाला चाहिए। ऐसा कहेंगे अशोक जी कह रहे थे, हम गए राष्ट्रपति जी के पास, क्या कहा उन्होंने? मैं सर्वोच्च व्यक्ति हूं देश का, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं। मतलब संवैधानिक जो प्रावधान है उसको लागू नहीं कर सकता। उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी के पास। संचालक महोदय आ रहे हैं धीरे धीरे मेरे पास, तो वो प्रधानमंत्री जी के पास गए और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि ये कानून समता जजमेंट जो आया है, जो उन लोगों के खिलाफ आया है, जो मुझे प्रधानमंत्री बना के बिठा के रखते हैं, दोनों जगह जीरो। तो हमें तय करना है कि हमारा जनप्रतिनिधि समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहे, आपके प्रति उत्तरदायित्व रहे और आप मजबूत हो जाओगे वैचारिक रूप से, तो अवश्य आपका लीडर आपके प्रति उत्तरदायित्व रहेगा। मैं पार्लियामेंट मेंबर बना हूं, मेरी जिम्मेदारी है आप सबकी बात को दिल्ली तक ले जाना। मैं आयोजन कमेटी से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी राज्यों से जो प्रस्ताव आए हैं, सभी राज्यों की जो डिमांड आई है, उस डिमांडों को मेरे तक की दे। मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली तक ले जाएं। और ये हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष से अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है और अशोक दादा और हमारे बावर्ची जितने जो सामाजिक पदाधिकारी हैं, हमें एक डेलीगेशन बनाएं और बहुत जल्दी राष्ट्रपति मैडम और प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए। आज जो स्टेट आए हैं और इसमें हमारी ओर से पूरा योगदान है, उसमें 4-5 बातें हमें मुख्य रूप से रखनी है। पहली, हमारी खुद की आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए आगामी जो जनगणना कॉलम आया है, उस कॉलम में हमें आदिवासी ही लिखना है, धर्म कॉलम में किसी के अंदर नहीं जाना है। पहली प्राथमिकता। 16 से 17 करोड़ आदिवासी में पार्लियामेंट मेंबर बन के गया। 4 सांसद मेरे पास आए, वो कहे कि हम आदिवासी हैं लेकिन हम एससी में आ रहे हैं। एक ने कहा एससी में आ रहे हैं, एक ने कहा ओबीसी में आ रहे हैं, एक ने कहा मैं अल्पसंख्यक में आ रहा हूं, मुस्लिम। 4 आदिवासी सांसद रिकॉर्डली आदिवासी नहीं रहे, तो समझ लो इस देश के अंदर 2 से 3-4 करोड़ आदिवासी अपनी संस्कृति भूलने की वजह से ओबीसी सामान्य एससी हो गया। तो हम हमारा मूल पहचान नहीं बचा पाएंगे तो होना कुछ नहीं। दूसरे नंबर पे पैसा कानून को धरातल पे लागू करने के लिए हमें देश में आंदोलन को छेड़ने की जरूरत है। कानून तो बन गया, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। और तीसरे नंबर पे हमारी संस्कृति, हमारा मूल बोली भाषा, हमारी आदिवासी समुदाय की, विभिन्न समुदाय की अपनी बोली भाषा है, अपनी लैंग्वेज है। तो कई लैंग्वेजों को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए और कई लैंग्वेजों को क्षेत्रीय राज्य लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, उसकी मांग करने की जरूरत है। क्योंकि भाषा खत्म हो रही है। गोंडी भाषा बोलने वाले, भीली भाषा बोलने वाले 1835 के आसपास एक लेखक ने लिखा है, अंग्रेजी लेखक ने, कि देश के अंदर 1.5 करोड़ के आसपास भीली भाषा बोलने वाले लोग 1835 के आसपास लिखा। और आज 2025, आज क्या 1.5 लाख भी बचे भीली भाषा बोलने वाले। हमने दूसरों के, इसलिए मैं कई बार कहता हूं और इस बात को सबको ठान के रखना है,
अगर हमें हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं और सामने वालों को समझ में नहीं आता है, वहां तक ठीक है, लेकिन वो आपको ये कह दे कि आप पिछड़े हो, गंवार हो, और अपन ने भी ये मान लिया कि मुझे हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है तो मैं पिछड़ा हूं या गांव से हूं या कमजोर हूं, तो हमारे दिमाग में एक बात रखनी है कि मारी बीनी भाषा में बात की ने अंग्रेजी वाला ने हिंदी वाला ने समझ में नहीं आती तो मार नजर में पेलो भी गंवार है। उसकी भाषा हमें, उसकी विदेशी भाषा हमें समझ में नहीं आई और वो हमें गंवार समझता है, तो मेरी भाषा उसको समझ में नहीं आई तो मेरी नजर में वो भी गंवार है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश नहीं सीखनी, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी नहीं सीखनी, सीखना है, लेकिन हमारी लैंग्वेज को, हमारी आइडेंटिटी को कमजोर नहीं मानना है, उससे हमें कीन नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ ये आने वाले 1 साल बाद इसी तरह, इसी मंच से किसी अन्य राज्य में मुलाकात होगी और हमारी ओर से कोशिश की जाएगी देश के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, जल जंगल जमीन को लेके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आए हुए महत्वपूर्ण निर्णय को लेके, और देश लेवल पे जो आंदोलन अत्याचार जो हो रहा है। आज देश आजाद हो गया, लेकिन आज हम विचारों से, मानसिक रूप से आज भी हमारे लोग गुलाम हैं। अंतिम बात एक कहना चाहूंगा कि उस हाथी की तरह हो गया है कि हाथी बलशाली है, लेकिन उस महाजन ने इसको ऐसे मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है, एक छोटी सी पैर पे एक रस्सी से, पतली सी रस्सी से बांध के रखता है, उस हाथी को लगता हुआ मैं बंधा हुआ, तो मानसिक रूप से बंधा हुआ है, उसको इस तरह से ढाला गया है। वही स्थिति आदिवासी समाज की है कि हम ताकत अपनी भूल गए हैं, हम भी मानसिक रूप से बंधे हुए कहीं आज ये आए हैं, वापस जाके आधे धर्म में बटेंगे, आधे नेता राजनीतिक में बटेंगे, आधे क्षेत्र में बटेंगे, आधे भील भिलाना में बटेंगे, आधे सहरिया गांवों में बटेंगे नहीं बटेंगे, लड़ रहे। तो ये लड़ाई बंद करनी है। अगर गोंड और भील में कुछ मतभेद है, 1% होगा, 99% नहीं होगा। 1% की लड़ाई हम बैठ के लड़ लेंगे, 99% के लिए हमें एकजुट होना है, ये भावना डालें। अपना खुद का नेतृत्व हर क्षेत्र में जरूरत है, और वक्त नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में होता रहेगा, हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा हर तरफ से। वो कह रहे थे सुनील भाई, वीरेंद्र जी, हमें सड़क के रास्ते भी लड़ना है, संसद के रास्ते भी लड़ना है और न्यायालय के रास्ते भी लड़ना है। तीनों रास्तों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप कहोगे कि राजनीतिक नहीं करनी है, सारी समस्या का जड़ राजनीतिक है और उसका समाधान भी राजनीतिक है। आप इसको स्वीकार जब तक नहीं करोगे और आप अपने आप को विवेकशील, आप अपने आप को तर्कशील, आप अपने आप को स्वयं निर्णय लेने वाला नहीं मानोगे और नहीं अमल करोगे, तब तक ये समाधान नहीं होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। गोवा के जो हमारे 2 साथी संघर्ष करते हुए जिनके शहीद हो गए, शहीद का दर्जा देंगे, समुदाय के लिए शहीद हुए हैं, उनको नमन, बिरसा मुंडा जी को नमन, आप सबको आभार। जय जोहार, जय भारत, जय भील, जय आदिवासी।